नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। एसआईआर अब मौत का वारंट बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से बीएलओस के ऊपर प्रेशर है, बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा काम का, जो उनसे बिल्कुल सिमट नहीं रहा है, ऐसे में वो काम के प्रेशर में आकर आत्महत्या कर रहे हैं। एक दो तीन चार नहीं, ऐसे 2 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर खुद अब ममता बनर्जी ने सीधे इलेक्शन कमीशन को नहीं बल्कि ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर इन तमाम बातों का उन्होंने उल्लेख किया है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस जल्दबाजी में ये सब कुछ कराया जा रहा है वो ठीक नहीं है। इस प्रक्रिया को फौरन रोका जाना चाहिए। अब देखना यह है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी इसका जवाब कब तक देते हैं, लेकिन ये जरूर है कि अब विपक्ष ने पूरी तरीके से एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रक्रिया पर सवाल तो है ही, क्योंकि उसका नतीजा बिहार में देख लिया गया, लेकिन जिस तरह से इस एसआईआर को, जिस जल्दबाजी, जिस हड़बड़ी में इस एसआईआर को कराया जा रहा है, तमाम जो मानवीय जो एथिक्स होते हैं उनको ताक पे जिस तरह से रखा जा रहा है, वो सब ये सवाल खड़ा करता है। मैं आपको बताती हूँ एक केस जो है वो जलपाईगुड़ी का है, वेस्ट बंगाल से, जहां से शांति मुनि इक्का नाम की बीएलओ हैं। उन्होंने तंग आकर, यानी कि इतना ज्यादा उनके ऊपर काम का प्रेशर था कि वो जगह जगह जा रही थी फॉर्म्स भरने के लिए, मजदूर दिन में मिल नहीं रहे थे। उनके ऊपर ये प्रेशर था कि उनको इतने पर्टिकुलर फॉर्म एक दिन में हर हालत में भरने हैं, जो वो कर नहीं पा रही थी। वो रात रात भर फॉर्म भर रही थी, रात में जाकर लोगों से वो मुलाकात कर रही थी और इससे परेशान आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। पेड़ से लटककर उन्होंने अपनी जान दे दी। अब शांति मुनि इक्का जो है, उनके पति ने जलपाईगुड़ी थाने में चुनाव आयोग के खिलाफ, यानी कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, एक तरह से क्योंकि वही उसको हेड कर रहे हैं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। सोचिए हालात कहां आकर रुक गए हैं। एक और केस मैं आपके सामने रखना चाहती हूं ताकि आप समझें दर्द और तकलीफ को, कि किस दर्द और तकलीफ से ये बीएलओज गुजर रहे हैं। एक तरफ उनका राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है, उनसे वो सब काम कराए जा रहे हैं जिसके लिए वो बने नहीं हैं, और दूसरी तरफ उनके ऊपर काम का किस तरह का प्रेशर है वो भी आप देखिए। 40 वर्षीय अरविंद वाडेर हैं, उन्होंने भी आत्महत्या की और पत्नी को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। बहुत भावुक होते हुए उन्होंने लिखा है अपने सुसाइड नोट में, मुझसे अब ये एसआईआर का काम नहीं हो सकेगा। मैं लगातार कुछ दिनों से थकान और परेशानी महसूस कर रहा हूं। तुम अपना और बेटे का ख्याल रखना। मैं तुम दोनों को बहुत चाहता हूं, लेकिन मैं बहुत मजबूर हो गया हूं। मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने लिखा कि मेरे बैग में एसआईआर के सभी कागजात हैं, जिन्हें स्कूल में जमा कर दिया जाए। आई एम वेरी सॉरी माई डियर वाइफ संगीता एंड माई लविंग डियर सन कृषा। और आप ये सोचिए कि किस दर्द और तकलीफ से गुजर कर एक पिता ने चिट्ठी लिखी होगी अपने बेटे और पत्नी को। वो पीछे छोड़ गए, उनकी उम्र सिर्फ 40 साल की थी। इस घटना के बाद अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जो है गुजरात प्रांत ने, उन्होंने एसआईआर के तहत शिक्षकों की द्वारा की जा रही ऑनलाइन प्रक्रिया का बहिष्कार करने की उन्होंने घोषणा कर दी है और आगे की रणनीति पर चर्चा करने की अब बात की जा रही है। समझिए आप किस तरह से ये एसआईआर की पूरी प्रक्रिया, एक तरह से विपक्ष जिस तरह से इल्जाम लगा रहा है कि धांधली है, दूसरी तरफ बीएलओस के ऊपर किस तरह का दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में जो कराया गया, अब उसके बाद 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में जिस तरह से कराया जा रहा है, वो सब कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है और बहुत गहरे और चिंताजनक सवाल जो है वो खड़े कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान चलाया है, वोट चोर गद्दी छोड़। इसमें पूरे देश भर से 5 करोड़ के करीब हस्ताक्षर उनको वो लेकर आने हैं और ये अभियान जो है ये किया गया है। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये पंजाब की है और पंजाब में आप ये देखिए कि ये 26 नहीं 27 लाख के करीब लोगों ने, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता भी होंगे, उन्होंने हस्ताक्षर किया है इन फॉर्म्स पर और इन चिट्ठियों पर, जो उनके समर्थन की जो चिट्ठियां हैं उन पर हस्ताक्षर किया है। और ये 27 लाख लोगों ने हस्ताक्षर किया है चुनाव आयोग उनकी पूरी प्रक्रिया के खिलाफ और जिस तरह की धांधली हो रही है उसके खिलाफ। वोट चोर गद्दी छोड़। आपको ये पता ही है कि दिसंबर में से कैसे शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो रहा है
और उसके पहले हफ्ते में कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो बड़ी एक रैली रामलीला मैदान में करने जा रहे हैं और उसके बाद एक आंदोलन की शुरुआत हो सकती है। इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। यानी आने वाला वक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के लिए बहुत मुश्किल भरा होने जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में ज्ञानेश कुमार के ऊपर इसका कोई असर पड़ेगा? क्या वाकई में ज्ञानेश कुमार इस पर किसी तरह का कोई संज्ञान या फिर किसी तरह कोई जवाब देंगे? ये तो फिलहाल नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से 272 लोगों से जो बुद्धिजीवी कहा जा रहा है, जिनको रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, उनसे जो चिट्ठी लिखवाई गई है एक तरह से राहुल गांधी के खिलाफ, अब उनका चिट्ठा भी कांग्रेस पार्टी ने खोला है। कांग्रेस पार्टी ने बाकाया तौर पर एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए हैं, वीडियो जारी किए हैं और उसमें ये बताया है कि उन लोगों के बैकग्राउंड और किस तरह का उनका बैकग्राउंड रहा है, किस तरह की महिलाओं को लेकर उनकी मानसिकता रही है, उस सब का काला चिट्ठा खोल दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और आपको ये भी पता होगा कि राहुल गांधी के फेवर में और जिस तरह से एसआईआर कराया जा रहा है, काफी सारे लोगों ने इसको लेकर भी चिट्ठी लिखी है उनके फेवर में। तो और 272 जो लोगों ने लिखी है वो आपको पता ही है कि किस तरह से लिखवाई गई है, कौन से वो लोग हो सकते हैं, वो आपको यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि अब वोट चोर गद्दी छोड़ तो एक नारा बन ही गया है। आने वाला शीतकालीन सत्र जो है, आने वाला जो विंटर सेशन है, वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, बहुत ही हम कह सकते हैं कि कोहराम भरा होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये तमाम चीजें जो बीएलओस को लेकर जो सामने आ रही हैं, वो बहुत बड़े संगीन सवाल उठाती हैं। अब ऐसे में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। सवाल यह है कि क्या इन तमाम मामलों को सुप्रीम कोर्ट कोई स्वतः संज्ञान लेगा? क्या इस पर सुनवाई में किसी तरह की तेजी आएगी? क्योंकि इसकी संवैधानिकता पर यह सुनवाई हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर नहीं है एसआईआर। और इस बीच आप देखिए कि बिहार का चुनाव हो भी गया और उसमें 90% के स्ट्राइक रेट से 243 में से 200 सीटों पर कब्जा कर भी लिया एनडीए ने और सरकार बना भी ली। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर से बन भी गए, जो हमने देखा कि एयरपोर्ट पर पैर छूते हुए नरेंद्र मोदी के वो नजर आ रहे थे। उनकी जो हरकतें हैं या जो उनकी मानसिक स्थिति है वो सब भी सबके सामने है। तो ये सब जो देश में हो रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि एक अधिकार जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वोट देने का, उस अधिकार पर किस तरह का प्रहार किया जा रहा है एसआईआर करके। कैसे जहां जहां इलेक्शन होने जा रहे हैं वहां पर किस तरह की तेजी लाई जा रही है। और उसका जीता जागता और सबसे पहला एग्जाम्पल तो बिहार रहा और अब उसके बाद पश्चिम बंगाल होने जा रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए। स्क्रीन पर आप मेहमान को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ अरुण दीक्षित जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा हैं। अब से कुछ ही देर में रविंद्र शरोन भी मेरे साथ जुड़ेंगे। अरुण जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। अरुण जी, सब कुछ जो हो रहा है, चिट्ठियों पर चिट्ठियां जो लिखी जा रही हैं, उसका काला चिट्ठा खोला है कांग्रेस ने। 27 लाख के करीब हस्ताक्षर अभियान चलाया गया जिसमें 27 लाख सिर्फ बिहार से आए हैं और 5 करोड़ का टारगेट है। एफआईआर होती है चुनाव आयोग के ऊपर। चुनाव आयोग को नहीं, ज्ञानेश कुमार को ममता बनर्जी चिट्ठी लिख रही हैं। बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं, भावुक चिट्ठियां लिख रहे हैं, पेड़ से लटकी हुई उनकी बॉडीज मिल रही हैं। क्या देश को और ज्ञानेश कुमार को ये सब नजर नहीं आ रहा? कहां जा रहा है देश और लोकतंत्र और ये सब कुछ? बुशरा जी, सबसे बड़ी बात यह है, ज्ञानेश कुमार तो एक टूल है, एक औजार है। वो हुक्म का पालन कर रहे हैं और क्योंकि उनको अभयदान दिया जा चुका है, जो आप अभी बात कह रहे थे कि बंगाल में जलपाईगुड़ी में उनके खिलाफ एक एफआईआर हुई है, कुछ नहीं होगा क्योंकि उनको अभयदान पहले से ही दिया जा चुका है कि कुछ भी करो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। और एक बात, अगले मुद्दे पर, असली मुद्दे पर आने से पहले मैं आपको एक बात और कहूंगा। अभी तक हम लोग गुजरात मॉडल सुनते थे, पहली बार ऐसा लगता है कि देश में चीन मॉडल आ गया है। चीन में ये होता है कि कुछ भी करो, काम करके देना है, इतने घंटे काम करना है, ये काम, मतलब सरकार दबाव में लेके लोगों से जबरदस्ती काम करवाती है। ठीक वही स्थिति केंद्र सरकार के कहने पर चुनाव आयोग, हालांकि अब वो पूरी तरह से किसी भी जिम्मेदारी से बाहर है,
उनको आप किसी बात के लिए, किसी गलती के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उन्हें अभयदान दिया जा चुका है और उनको इतनी पावर दे दी गई है कि वो सरेआम लोगों को विवश कर रहे हैं मरने के लिए। अकेले बंगाल की बात नहीं है, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में करीब करीब 3 बीएलओज के मौत का मामला आ चुका है सामने, सबने आत्महत्या की है, कई सस्पेंड हो चुके हैं। हालात यह है कि सिर्फ बीएलओ तो सबसे छोटा एम्प्लॉई है, जिलों के कलेक्टर परेशान है, क्या क्या करें वो। रात को 2-2 बजे तक इलेक्शन की बैठकें हो रही हैं, अभी चुनाव नहीं है, सब कुछ है, लेकिन टाइम लिमिट और दबाव, इतना ज्यादा दबाव है कि हर स्तर पर कर्मचारी, अधिकारी सब परेशान है। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टास्क और टारगेट दे दिया गया है, उसके बाद आपको पूरा करना है। मजे की बात यह है कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है, जो कुछ हमने बिहार में देखा था उसका रिजल्ट भी आ गया। कैसे दबाव देके आपाधापी में एसआईआर हुआ, सुप्रीम कोर्ट बड़े आराम से सुनता रहा, उसने कोई फैसला नहीं दिया। उसी सुनवाई के दौरान 12 राज्यों का एसआईआर शुरू हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं देखा। तो अब आप क्या उम्मीद करेंगे? वो सुप्रीम कोर्ट जिसकी संविधान पीठ ने राज्यपालों के अधिकार की व्याख्या करते वक्त वो सब चीजें इग्नोर कर दी जिनको लेकर के उनके सामने मुद्दा गया था। अब अगर कब तक बैठे रहेंगे, कब तक रोके रहेंगे? राज्यपाल की सीमा के अधिकारों की सीमा कोई तय नहीं है। आप उनके पास जो, अगर उन्होंने कोई विधेयक रोक लिया तो रोके बैठे हैं, उस पर कोई स्पष्ट आदेश नहीं देके गया। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि गवई साहब जाते जाते एक ऐसा फैसला देके जाएंगे जो नजीर बने, लेकिन कल वहां सुप्रीम कोर्ट में पहले की तरह जैसे एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट लगातार टालम टोल करके सुनवाई कर रहा है, जब नीचे जमीन पर कितनी आपाधापी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेज इस बात को महसूस नहीं कर रहे हैं, वो समझना नहीं चाहते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और देश का क्या होगा? क्योंकि देश में इस वक्त, मैं ये स्पष्ट कहता हूं कि इस वक्त जमहूरियत के नाम पे तानाशाही चल रही है। जो पसंद है वो करेंगे, कोई रोक नहीं सकता। और जो बात आपने कही 272 चिट्ठियों की, उसको इसी में लाता हूं मैं। आप बताइए, जब कोई उपाय नहीं मिला, कितने साल, 12 साल से राहुल गांधी पर कौन सा अटैक नहीं किया गया? आईटी सेल, ट्रॉल्स, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री। शायद दुनिया में हमारा एक ऐसा पहला देश होगा जहां का प्रधानमंत्री एक बेवा औरत पर सीधे सीधे उनके रंग को लेकर, उनके वैधव्य को लेकर टिप्पणियां करता है। मतलब कांग्रेस की विधवा, क्या ये सब जो है, जर्सी गाय, ये सारी चीजें जो हैं, वहां राहुल गांधी तमाम मामले झेलते हुए सीना तान के खड़े रहे। तो जब कुछ नहीं मिल पाया, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा ऐसा चिपका है, जब कुछ नहीं मिला, सब जगह सारे हथियार गिर गए, तो इन गुलामों को ले आए। ये 272 गुलाम हैं, ये मानसिक गुलाम हैं। इनकी बैकग्राउंड पर तो बुशरा जी, हम और आप क्या बात करेंगे? वो सब कुछ मीडिया में आ रहा है, सब सोशल मीडिया में आ रहा है। उम्र कब्र में पांव लटके और छोटी छोटी लड़कियों के साथ क्या वार्तालाप कर रहे हैं, वो सब जाहिर है। ऐसी घटिया मानसिकता के ये सब गुलाम है। सबकी पोल खुल रही है, लगातार सामने आ रही है चीजें। कैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कैसे जज बने, कहां से कहां पहुंचे, उनकी क्या जांच हो रही थी, उनका बेटे को कहां से कहां लगाया गया, सबकी पोल पट्टी खुल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें शर्म नहीं आती। और ये एक और चीज है कि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तर्कस में कोई तीर बाकी नहीं रहा। तब जब इन बूढ़ों को घर से लाके सामने खड़ा कर दिया, जब सारे उपाय खत्म हो गए, तब ये बूढ़े लाए गए। क्योंकि जब इनके ऊपर जवाब आएगा, इनसे जब पूछा जाएगा, इनको चुनाव आयोग का अपमान लग रहा है कि राहुल गांधी अपमान कर रहे हैं, चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं, उन्हें देश नजर नहीं आता। उन्हें ये नहीं दिखता कि देश में क्या हो रहा है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है। क्योंकि बढ़िया मोटी पेंशन है, सरकार के खजाने पे पल रहे हैं, कोई जिम्मेदारी अब नहीं है। जब मन हो तो बोल दो, जो कह दिया जाए वो कर दो। ये अरुण जी, जब हम बात कर रहे हैं तो जी अरुण, जब हम बात कर रहे हैं तो एक अहम खबर ये आई है कि जो हम देख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार एक पपेट मुख्यमंत्री बने हैं
और पपेट मुख्यमंत्री की तरह ही वो काम करेंगे, ये भी साफ तौर पर लग रहा है। वो आज हमने वो वीडियो भी देखा जो आरजेडी ने ट्वीट किया है, जहां पर वो पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार पैर छू रहे हैं नरेंद्र मोदी के, और उसके बाद नरेंद्र मोदी उन्हें हटाते हुए थोड़े नजर आ रहे हैं। जो वो हरकतें करते हैं वो हमने स्टेज पर भी देख लिया था। अब आप ये देखिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय नहीं दिया गया है और गृह मंत्रालय दिया गया है सम्राट चौधरी को। तो आप सोचिए कि कैसे एक ये पूरी पटकथा लिखी जा रही है कि अभी तो आपको बना दिया गया है, लेकिन जल्द ही ऑपरेशन कमल जो है वो होगा और उसके बाद कैसे नीतीश कुमार से ये बड़ा आदमी बनाया जाएगा सम्राट चौधरी को। क्योंकि गृह मंत्रालय तो हमने देखा ही है कि जो मुखिया होता है उसी के पास ही रहता है और नीतीश कुमार ने कभी अपने पास से जाने ही नहीं दिया। और अब आप ये देखिए कि क्या हो रहा है, अध्यक्ष भी गया उनके हाथ से, अभी गृह मंत्रालय भी गया उनके हाथ से, और जो कुछ वो कर रहे हैं और जिस स्थिति में है वो तो है ही। देखिए बुशरा जी, जो इस पर बात पहले करें, ये तो पहले से पता था। अभी जो होना है, जो हम लोगों को दिखाई दे रहा और जो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है मोदी जी का और उनके अमित शाह जी का, जो उनके सेकंड इन कमांड है, ये बहुत ज्यादा नहीं तो 6 मंथ्स मैक्सिमम। क्योंकि बंगाल चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी बिहार की सत्ता पूरी तरह अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जो हाल अपने ठाकरे का हुआ था महाराष्ट्र में, ये उस तरह का हाल कराएंगे। उद्धव ठाकरे का जो हाल हुआ था वैसा कराएंगे। देखिए, इनको किसी भी कीमत पर बंगाल जीतना है और बंगाल के लिए इन्हें बिहार में पूरी ताकत चाहिए अपने हाथ में। क्योंकि नीतीश कुमार जो है तो है, बहुत दिन तक नहीं चलने देंगे। अब उनसे गृह मंत्रालय चला गया, अब उनसे अध्यक्ष की कुर्सी चली गई। और जो आंकड़ा है उसमें देखिए कितना बड़ा नारा होता था, परिवारवाद। परिवारवाद को गाली देते देते नरेंद्र मोदी 12 साल में, शायद उनकी जवान थोड़ी घिसी होगी इसमें, इतना परिवारवाद। लेकिन मांझी जी का बेटा भी उसमें सरकार में है और कुशवाहा जी का भी बेटा सरकार में है, जबकि कुशवाहा का बेटा तो किसी सदन का सदस्य भी नहीं है। अब उन्हें परिवारवाद नहीं दिखता, अपने नाम पे नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी पूरा संसदीय दल आरजेडी जेडीयू का जितने सांसद हैं वो पाला बदलेंगे और बड़ी संख्या में विधायक पाला बदलेंगे और उसके बाद नीतीश जी घर बैठ जाएंगे। पूरा जो है उस तरह से, क्योंकि इन्हीं में से इनके 2 नेताओं को वो जो है डिप्टी सीएम बना के और अपना काम कर लेंगे और उसके बाद पहली बार फुल फ्लैश भाजपा सरकार बिहार में होगी। दरअसल क्या हुआ कि अगर 5-6 और जीत जाते, सिर्फ 6 और जीतते जो हार गए, इनके 89 पहुंचे, ये 96 पर थे। अगर वो 96 जीत जाते तो आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते ही नहीं, क्योंकि वो फिर उनका आंकड़ा जो है विदाउट जेडीयू 123 पार कर जाता। बीजेपी सबसे बड़ा दल होता, राज्यपाल अपना है, सरकार अपनी है, दिल्ली अपनी है, सब कुछ अपना है। और यही होगा, पहले सांसद टूटेंगे ताकि मोदी जी जो हैं वो अपनी एक बैसाखी उतार लें और फिर उसके बाद नीतीश कुमार जी किसी दिन बीमार हो जाएंगे और तत्काल खेल हो जाएगा। और इसके लिए जेडीयू के लोग तैयार बैठे हैं। आपको भी मालूम है दिल्ली में ज्यादा जल्दी फीडबैक आता है, सारी तैयारी है। और सबसे पहला काम अभी प्रायोरिटी है, एसआईआर की तरफ हम लोग बात करते रहेंगे, लेकिन मोदी का ऑपरेशन बिहार अब शुरू हुआ है आज से। अध्यक्ष अपना, क्योंकि अध्यक्ष का खेल महाराष्ट्र में हम लोग देख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद नार्वेकर साहब जो अध्यक्ष थे उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया और यहां तो फिर कौन फैसला देगा कौन? अब तो जो है सब कुछ वहीं पहुंचने वाला है। पांव छूते रहे हो या कुछ भी किया हो, आंकड़ा भी देखिए ना, 8 और 14 बीजेपी और 8। वैसे अगर आप अंतर देखें तो 85 और 89 कोई बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी शर्तों पर सब किया है। और कल का शो देखिए आप, पट्टा का जो शो था उसमें क्या था, कौन अपना गमछा हिला रहा है। जैसे वो गांगुली ने टी शर्ट उतारी थी, मुझे लगा था कि गमछे से आगे न चले जाएं कहीं प्रधानमंत्री, क्योंकि उनको वो याद आ रहे होंगे। हालांकि कैसे जीते, क्या क्या हुआ है, दुनिया जान रही है। लेकिन ये पक्का है नीतीश कुमार को लेके अब तो चिंता हो रही है कि कहीं बहुत जल्दी
उनका 10वीं बार का रिकॉर्ड तो बन गया, उनका रिकॉर्ड पता नहीं कोई तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन वो सत्ता नशीन नहीं रहेंगे, ये अब दीवार पे आज लिख गया है, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। और एसआईआर की आड़ में पूरा देश 12 राज्य हैं, उनमें अलग अलग चीजें चलेंगी। एक तरफ के मुहिम चल रही है, 272 का आंकड़ा फेंक दिया, उसके बाद उस पर लोग बात करेंगे। ममता बनर्जी एसआईआर पर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मोदी जी का जो एक सूत्री कार्यक्रम है वो है बिहार की सत्ता पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बैठाना, और वो मुख्यमंत्री ज्यादा से ज्यादा 6 महीने नहीं तो 3 महीने के अंदर विद इन 90 डेज सत्ता पलट हो जाएगा, फुल फ्लैश बहुमत वाली सरकार। फिर चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे जीतन मांझी हो, चाहे कुशवाहा जी हो, सबको लगेगा कि मोदी जी जो है ना, वो कहते थे हाथी के पांव में सबका पांव, तो वैसे ही सब एक तरफ खड़े हो जाएंगे और जिनको बड़ा आदमी बनाना था बना दिया। अब गृह मंत्रालय आ गया। बिल्कुल। और आप ये देखें कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जो है, उनको भूमि एवं राजस्व विभाग के अलावा खनन और भूतत्व विभाग जो है वो मिला है। मंगल पांडे जो है उनको स्वास्थ्य दिया गया है, विधि विभाग मिला है उनको, दिलीप जायसवाल को उद्योग मंत्री बना दिया गया है। और ऐसा लग रहा है देखकर लिस्ट में कि पहले तो ऑब्वियसली उन्होंने 14 पर कब्जा किया, और अब ये लग रहा है कि जो मुख्य विभाग हैं वो ज्यादातर बीजेपी के ही पाले में चले गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया है। बस अब ये किसी दिन अगर वो भी सदस्यता ले लें और विलय कर लें तब भी हटाए जाएंगे, रहना तो नहीं है उनको, क्योंकि पूरी की पूरी ताकत सरकार की जो है वो तो बीजेपी के पास पहुंच गई। और मुझे लगता है कि बुशरा जी आप ये भी देखो कि पूरी ताकत बीजेपी ने लगाई नीतीश के साथ। नीतीश 85 तक पहुंचे, 203 का आंकड़ा पहुंचाया गया, इतनी कोशिश की, तो मोदी जी क्यों मजे मारने दें नीतीश कुमार को? ये उन्होंने पता नहीं क्यों उनको 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाने दिया है। अन्यथा तो वो कल भी ये कर सकते थे कि नहीं, सम्राट चौधरी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, क्यों उन्हें बड़े बनाना है। अब आप देखिए नैतिकता का कितना बड़ा उदाहरण है। हत्या का भी आरोप था, उनकी पूरी कुंडली तो प्रशांत कुमार बता ही चुके हैं, हम लोग क्या बात करें उन पर। और जायसवाल साहब जो बीजेपी के अध्यक्ष भी थे, शायद अभी भी हैं अभी तक, अपनी अपनी क्वालिफिकेशन दोनों बता चुके हैं। गालियों के मामले में कितने क्वालिफाइड हैं, कितने अच्छे सुसंस्कृत लोग हैं, ये अपने आप बता चुके हैं। और कैसे लोग मोदी को पसंद हैं ये स्पष्ट हो चुका है। अब इस देश में ये जो सबसे जिसको कहते हैं ना कि पार्टी विद डिफरेंस, अब कौन सा डिफरेंस है? डिफरेंस विद इन द पार्टी जो है वो ये हो गया कि जो पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी वो या तो जो है वो वृद्धाश्रमों में पड़ी हुई है, मार्गदर्शक मंडल में पड़ी हुई है, और युवा, वो जो युवा थे जो कंपैरेटिवली जिनको हम कहें तो गिनिए आप, किसी भी राज्य में जाइए, बिहार में तो रविशंकर प्रसाद और रूडी और तमाम लोगों के नाम आते हैं, हर राज्य में उनको जो है घर बैठा के खुद आप आगे हैं, सब जगह आपने उन लोगों को आगे किया है जो आपके आगे आपके चरणों में पड़े हैं। जिसमें थोड़ी सी भी अकल है वो भाजपा का नेता घर बैठा है, या डंके की चोट पे गए तो वो राजनाथ हो गया है और नितिन गडकरी हो गया है, जिनके मुंह में अब जबान नहीं है। ये न्यू बीजेपी है, बीजेपी का न्यू नॉर्मल है कि आप गुंडे हो, बदमाश हो, आरोपी हो, आइए आपका स्वागत है। जो आरोप ये लगाते रहे लालू और मुलायम पर और दूसरे लोगों पर, ये क्या कर रहे हैं? बिहार का जंगल राज तो अब शुरू होगा जिस दिन श्रीमान सम्राट चौधरी सम्राट बनेंगे, तब तो शुरू होगा असली परिभाषा तो तब आएगी सामने। और मोदी जी यही चाहते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी को आगे करके ही वो बंगाल जीतना चाहते हैं। घटिया और कमजोर लोग जब आगे आएंगे तो उनके मुकाबले कोई भला आदमी खड़ा होगा क्या? ये भी तो सोचिए आप। ऐसी पसंद है उनकी, यही करने वाले हैं। ममता जी की चिट्ठियां जाए, ममता जी खुद भी कुछ भी कर लें, कोई नहीं सुनेगा। ज्ञानेश कुमार तो उन्होंने तो अपने कानों में बढ़िया रुई की वो ठूंस लिए कि सुनाई कुछ नहीं दे। उन्हें सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है कि वो किसी भी तरह बादशाह का हुक्म पूरा करें, बादशाह सलामत के हुक्म की तामील हो।
तो वो एसआईआर अरुण जी, होगी। अभी आपको क्या लग रहा है कि फिलहाल जो एक तरह का अभियान छेड़ने की जो कोशिश नजर आ रही है, और लग ऐसा रहा है कि साफ तौर पर ये साफ तौर पर कांग्रेस को लग रहा है कि अब नहीं तो कभी नहीं, हालांकि ये तो बहुत पहले ही उनको लग जाना चाहिए था, लेकिन जो एक रैली एक रामलीला मैदान में शुरू करने की बात जो कही जा रही है कि रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली होगी, उसके बाद कोई अभियान की शुरुआत हो सकती है एसआईआर को लेकर, क्या आपको लग रहा है इससे कोई मसला हल होगा? रविंद्र जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में जी। बुशरा जी, मुझे ऐसा लगता है कि रामलीला मैदान में रैली की अनुमति नहीं मिलेगी, आयन बाग पर कैंसिल कर दी जाए, होने ही नहीं देंगे। क्योंकि अभी लाल किले के पास जो बम विस्फोट हुआ है, वो उसकी आड़ लेके नरेंद्र मोदी बहुत सारे निशाने साध लेंगे, बहुत सारे लोगों को निपटा देंगे। दिल्ली में कोई धरना प्रदर्शन विपक्ष का नहीं होगा, आप लिख के रख लीजिए, होने ही नहीं देंगे, परमिशन ही नहीं मिलेगी। ये कितने नीचे जाएंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। पिछले हो सकता है कह दें कि जाओ आप उधर कहीं बाहर जाके रैली कर लो, फरीदाबाद के आगे या गाजियाबाद के आगे, लेकिन दिल्ली में नहीं होने देंगे। और जब आप सोचिए, भी आपको किस्सा बता रहे हैं, तमिलनाडु के किसान तमिलनाडु से टिकट लेके ट्रेन में बैठे थे, दिल्ली जा रहे थे, उनको मध्य प्रदेश में होशंगाबाद स्टेशन पे जबरिया उतार लिया गया। उनके हाथ में टिकट था, वो आराम से रिजर्वेशन करा के जा रहे थे, लेकिन नहीं जाने दिया। तो मोदी जी जब ये सब कर सकते हैं, तो राहुल या कांग्रेस को कोई भी रैली की इजाजत दिल्ली में कैसे दे देंगे? असंभव लग रहा है, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, ओके, रविंद्र जी को मैं शामिल करूंगी। रविंद्र जी, ये जो लगातार बीएलओज की आत्महत्या की बातें जो सामने आ रही हैं, जो कि बहुत दर्दनाक हैं, बहुत तकलीफदेह हैं, बाकायदा तौर पर चिट्ठी लिखकर अपने बेटे अपनी पत्नी के नाम सुसाइड वो कर रहे हैं, किसी की बॉडी पेड़ से लटकी हुई मिल रही है, कोई प्रेशर में आकर चिट्ठियां लिखकर आत्महत्या कर रहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है, और ज्ञानेश कुमार को इससे जाहिर सी बात है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और वो आनंद फानन में जैसे बिहार में वैसे तमाम राज्यों में ये सब जो करा रहे हैं, उसके बाद ममता बनर्जी का ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखना, और अब कांग्रेस पार्टी ने जो एक हस्ताक्षर अभियान चलाया है जिसमें 27 लाख हस्ताक्षर उनको मिले हैं, वोट छोड़ गद्दी छोड़, इस सब का आखिर हम क्या हल देखने वाले हैं, क्या होने जा रहा है? क्योंकि लग रहा है कि एक तरफ एक बेशरम तंत्र जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज को लेकर, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां हैं, ये बीएलओज हैं जो अपनी जान गंवा रहे हैं, प्रेशर हो रहा है, लोगों का अधिकार उनसे छीना जा रहा है, वोट किसको दे रहे हैं, पढ़ किसको रहा है। ऐसे में वक्त की जरूरत तो कुछ और है, लेकिन विपक्ष जो कर रहा है क्या वो काफी, ये तो सवाल है ही, ये मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन ये सब जो हो रहा है इसको कैसे देखा जाए? और इस सबके बीच आपको शायद खबर मिल गई हो कि नीतीश कुमार को ना मिलकर गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दे दिया गया है। 20 साल में ये पहली बार हुआ है। जी नमस्कार बुशरा जी, और अरुण जी को नमस्कार, सभी दर्शकों को। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद मिल गया, छोटी बात है क्या? नीतीश कुमार को तो उम्मीद भी नहीं थी कि उनको मिलेगा, लेकिन मिल गया तो देखिए कैसे पैर पड़ के और उनका धन्यवाद कर रहे थे जिन्होंने दे दिया है। तो अब वो क्या गृह मंत्रालय जैसे छोटे मोटे पद के लिए कुछ थोड़ी अपना समय बर्बाद करेंगे, जो मिल गया वो बहुत अच्छा है उनके लिए। अब देखिए बिहार के लिए तो इससे अच्छा समय और क्या होगा कि एक व्यक्ति जो इतने बड़े पद पर आसीन है, उनके सेहत के बारे में किसी को पता ही नहीं है। जिनकी ब्लड प्रेशर की दवाई से लेके अगर 30 पैसे की 20 पैसे की आती है, तब उससे लेके और उनके घर की चाय पानी तक का सारा खर्चा वहां का करदाता देता है, और उस व्यक्ति की सेहत का नहीं पता किसी को। इससे बड़ा चरज की बात क्या होगी? ये तो कोई व्यक्तिगत सवाल थोड़ी है। व्यक्तिगत सवाल तो उनके जीवन का, उनके परिवार का हो सकता है ना, लेकिन वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश के लीडरशिप कर रहे हैं। 12 करोड़ लोगों को लीडर हैं, उसको इतने लोगों के जीवन को नेतृत्व दे रहे हैं। उनके प्रोग्रेस करने की, उनकी प्रगति करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। तो उनके बारे में ऐसी कौन सी चीज है? अरे भाई, जब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, सब जगह के पुलिस के जो सिपाही होते हैं या कोई और दूसरा छोटा मोटा कर्मचारी होता है, कोई अधिकारी होता है, उन सब को साल में 2 साल में अपना हेल्थ का सर्टिफिकेट सरकार के पास जमा करना पड़ता है कि मैं शारीरिक रूप से सही हूँ,
मानसिक तौर पर मैं नौकरी करने के लायक हूँ, मुझे ये बीमारी है, फ्यूचर में फिर उसके बाद सरकार देखती है कि ये व्यक्ति को किस तरह की जिम्मेदारी दे सकते हैं। तो ये जब पूरे सरकार को हेड कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव के सबसे बड़े हेड हैं, तो उनके सेहत के बारे में कोई सवाल नहीं है। और मुझे तो बड़ा अचरज तब भी हुआ था जब पूरे कैंपेन के दौरान ना तो कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया और ना आरजेडी ने उठाया, और आज जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बन गए हैं तब भी देखो हम लोग देख रहे हैं कि एक बार वो जब शपथ ले रहे हैं 4-4, 5-5 बार अटक रहे हैं। 10 दफा तो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके, कितनी बार वो सांसद के तौर पर शपथ ले चुके, विधायक के तौर पर शपथ ले चुके, केंद्रीय मंत्री वो रह गए, इतना लंबे समय तक वो शपथ लेते रहे हैं। 4 बार शपथ लेने में उनको दिक्कत हो रही है, देखिए वो ठीक से बोल नहीं पा रहे, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। ये तमाम बातें अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने, ऑपोजिशन ने नहीं उठाई, उसके पीछे की राजनीति में नहीं समझ पाया हूं, लेकिन ये महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनको चूक गए, और इन मुद्दों को चूक गए तो जाहिर है फिर ज्ञानेश कुमार से कैसे डील करेंगे आप। ज्ञानेश कुमार तो सक्षम हैं, बिल्कुल सेहतमंद हैं, उम्मीद है नीतीश कुमार भी सेहतमंद होंगे, हम लोग कोई नहीं है उनके बारे में बोलने वाला। हमारा तो सवाल है कि वो सेहतमंद है कि नहीं है, ये बात बताई जानी चाहिए। ज्ञानेश कुमार तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं, और वो जिस तरह के फैसले ले रहे हैं उससे तो लगता है कि उनको कोई असर भी नहीं पड़ता। उनके खिलाफ कितने विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कितने लोगों ने अभी तक जो एक्सट्रीम स्टेप्स लिए हैं, जो आपने भी जिक्र किया, उनसे वो बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ता। आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी इस मामले में, दो एप्लीकेशंस आई थी सुप्रीम कोर्ट में, 2 याचिकाएं आई थी आज। केरला से संबंधित याचिका थी और उत्तर प्रदेश की याचिका थी। उत्तर प्रदेश में जो बाराबंकी के सांसद है तनुज पूनिया, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर नोटिस हुआ है। 26 को दोबारा सुनवाई है, फिर केरला वाली है वो सुनवाई है। अब केरला का देखिए हालत क्या है, बाकी जगह तो चलिए पॉलिटिकल पार्टी आई SIR के खिलाफ, केरला में तो केरला की सरकार आई है, केरला की सरकार जो है वो खुद आई है, वो कह रही कि हमारे पास इतना स्टाफ ही नहीं है कि हम लोग उसमें SIR के लिए भी भेज पाए उसको, और हम लोग वहां पर लोकल बॉडीज इलेक्शन भी करा पाए, इतना एक्सपर्ट स्टाफ नहीं है हमारे पास। एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे काम है वो रुक जाएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सवाल देखिए इलेक्शन कमीशन से पूछा भी गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई जवाब नहीं। तो इस तरह की जब हर कार्रवाई हो रही है, एक तरफा बिल्कुल बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है, ओपोजिशन जो मर्जी बोले, तो अब जाहिर है कि जो तरीके ओपोजिशन ने अभी तक अपनाए हैं वो तरीकों से तो कोई काम हो नहीं रहा है। तो उनको जो अपनी तरफ से कोशिश है सड़क पे उतरने की, बाइकआउट करने की, इस्तीफा देने की, अब तो मुझे लगता है वही स्ट्रेटेजी इनकी अपनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो इन्होंने काम किया है वो तो कोई ज्यादा कामयाब होता हुआ दिखा नहीं है। ज्ञानेश कुमार पर कोई लेश मात्र भी असर पड़ा हो, रत्ती भर भी फर्क पड़ा हो, हमने देखा नहीं। तो अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये जो इनकी गतिविधियां हैं वो तो और बढ़ने वाली हैं। 12 प्रदेशों में हो गया केंद्र शासित में, ये तो आगे पूरे देश में होने वाला है। और ज्ञानेश कुमार जब रिटायर होंगे 2029 के जनवरी के महीने, तब तक ये 22 विधानसभाओं के चुनाव करवा चुके थे और राष्ट्रपति का चुनाव भी करवा चुके होंगे। इन दोनों से बड़ी बात है कि ये डिलिमिटेशन का पूरा प्रोसेस भी करवा चुके होंगे। तो अब बताओ, के खिलाफ अगर आपको कार्रवाई करनी है तो उसका सब, हालांकि ये भी नहीं है कि अगर ज्ञानेश कुमार चले गए तो कोई दूसरा आएगा उससे कोई फर्क पड़ेगा, है तो सब लोग एक जैसे इसी तरह के व्यवहार के व्यक्ति को लेके आएंगे। अगर ज्ञानेश कुमार रिजाइन करते हैं, चले जाते हैं तो भी, तो इसका तो जब तक कि पूरे बड़े स्तर पर इसका कोई असर ना पड़े तब तक व्यक्ति के बदलने से कोई असर नहीं होगा। राजीव कुमार चले गए, ज्ञानेश कुमार आ गए, कोई अंतर आया क्या? बल्कि ज्ञानेश कुमार ऊपर ज्यादा आरोप लग रहे हैं। ज्ञानेश कुमार चले जाएंगे तो विवेक जोशी आएंगे, उनके भी ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा मुझे लगता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के बदलने से कोई असर पड़ेगा नहीं है, इसका कोई ठोस समाधान मंथन करना पड़ेगा ऑपोजिशन पार्टीज को। अभी तक जो काम कर रहे हैं, एक्सपोजे कर रहे हैं, वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, लेकिन उसके बाद भी उसका असर नहीं दिखता है। जमीन पर हो सकता है ये मुद्दे बड़े हैं, जमीन पर मुद्दे बड़े होंगे, लेकिन उस जमीन पर उन मुद्दों को वोट में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। अब नहीं कर पा रहे का मतलब ये नहीं है कि अगर हम लोग ये कहें कि ये मुद्दे फेल हो गए बिहार में, तो फिर हम लोगों को ये भी मानना पड़ेगा कि इलेक्शन बिल्कुल साफ सुथरा था। लेकिन चुनाव को साफ सुथरा मानना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसे में ये मुद्दे फेल हो गए ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बिहार का इलेक्शन मुझे लगता है बीजेपी के लिए और ज्ञानेश कुमार के लिए इतना ज्यादा चुनौतीपूर्ण था कि ये जो बड़ा मुद्दा एक बन गया है वोट चोरी का, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, एक बड़ी रैली निकाल दी है, 15-16 दिन की यात्रा। ऐसे में बिहार चुनाव को जीत के
बीजेपी ये साबित करना चाह रही है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं था, वोट चोरी मुद्दा ही नहीं था। अब पूरा जो कैंपेन का इनका एजेंट जो टीम है या पूरा इकोसिस्टम है, गोदी मीडिया है, वो आप देखिए उसी पर पूरा फोकस कर रहा है, ये बताने की बार बार कोशिश कर रहा है कि ये मुद्दा फेल हो गया, राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया था वो फेल हो गया। इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद हम लोगों को एक बार भी सुनने को नहीं मिला जो हमें महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में सुनने को मिला था कि भाई आरएसएस ने 40,000 छोटी बड़ी सभाएं करी, या महाराष्ट्र में आरएसएस ने 70,000 छोटी बड़ी सभाएं की। इस बार तो एक भी नहीं सुनने में आया, कोई सभा का जिक्र नहीं हो रहा। इस बार क्या जिक्र हो रहा है कि मुद्दा फेल हो गया, राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा समझा ही नहीं पाए क्योंकि ये मुद्दा ही नहीं है, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इतना ऐतिहासिक वोट परसेंटेज पड़ा। ये सब जो बातें हैं जिस तरह से एजेंडा के तहत ये फैलाई जा रही हैं, इनका एक ही मकसद है कि इस मुद्दे को किस तरीके से डिफ्यूज किया जाए और ये मुद्दा खत्म किया जाए, इस मुद्दे पर राहुल गांधी को और आगे बढ़ने से रोका जाए, उनको डिस्करेज किया जाए और ओपोजिशन पार्टीज को डिस्करेज किया जाए। और इसीलिए पूरा का पूरा जो फोकस है, पूरा जो इकोसिस्टम का, वो यही है कि वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है, इसी पर पूरे लंबे लंबे लगातार हफ्तों दर हफ्तों डिबेट चली जा रही है, उसके अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं है। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि अब सेशन भी आने वाला है रविंद्र जी, लेकिन ये जो एक रैली करने जा रहे हैं, खास तौर पर हमें देखना चाहिए कि अब जो एसआईआर होने जा रहा है उनमें वो राज्य भी हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या आपको लग रहा है एमके स्टैलिन हो या ममता बनर्जी हो या इस तरह के जो राज्य हैं वहां पर, या केरला है, इस तरह के राज्यों में एसआईआर उस तरह से कराना जैसे बिहार में कराया गया था वो पॉसिबल नहीं होगा? या फिर आपको लग रहा है कि प्रक्रिया तो वही है, वो उसी तरह से कराएंगे और फिर वैसे ही चुनाव होंगे जैसे बिहार में? क्योंकि ममता बनर्जी को कोई शेर नहीं बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, एमके स्टैलिन के बारे में बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जो बिहार में हुआ वो यहां पर करना तो इम्पॉसिबल होगा। नहीं नहीं, कैसे इम्पॉसिबल होगा ये बताइए ना, जब होना ही दिल्ली से है सब चीजें। भाई बीएलओज जो है वो तो बीएलओज तो अपनी सारी लिस्ट सौंप देंगे ना, और बीएलओज कितना काम कर रहे हैं, बीएलओज को घर घर जाने की जरूरत नहीं है, उनके पास पूरी लिस्ट है। ये अल्टीमेटली उनको डिसाइड करना है कि कितने लोगों का नाम काटना है। अब हमने बिहार में जो देखा 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, अगर तमिलनाडु में, केरला में और वेस्ट बंगाल में अगर 30 लाख नाम भी काटे गए, चलिए छोड़िए, लोग तो कह रहे हैं 1 करोड़ नाम काटेंगे, पर अगर 30 लाख भी नाम काटे गए तो क्या करेंगे, कैसे ऐड करवाएंगे उनको? कोई रास्ता ही नहीं है। और किन के नाम काटे जाएंगे बुशरा जी, ये तो हमको सबको पता है, ये तो 1 रुपए का भी सवाल नहीं है, हर आदमी जानता है किसका नाम कटेगा और उनके पास पूरी लिस्ट है। तो ये सवाल ये है कि वो शेरनी है, ठीक है, वो सब है, लेकिन कलम किसके पास है? कलम जो है वो तो दिल्ली में है ना, वो तो ज्ञानेश कुमार के पास। ये एक्सरसाइज क्या है, आपको, हम लोगों को क्या लगता है इस एक्सरसाइज से कुछ होने वाला है? ये तो छलावा है। वो लोग पहले ही अपना रिकॉर्ड सही करके बैठे हैं, उनकी पूरी टीम लगी हुई है। इन चीजों से आखिरी दिनों में कुछ असर पड़ने वाला है ऐसा नहीं है। ये सब लिस्ट उनके पास तैयार हैं, वो लोग इंतजार कर रहे हैं उस तारीख का जिस दिन ये ड्राफ्ट रिलीज करना है। उस दिन से पहले की पूरी गतिविधियां, पूरी कार्रवाई उनकी हो गई होंगी। तो अब जो हम लोग देखेंगे वो ठीक है, जमीन पर वो लोग काम कर रहे हैं जिस तरह से भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो लिस्ट उन्होंने पब्लिश कर दी, ड्राफ्ट लिस्ट जब पब्लिश करेंगे उसमें पता लगेगा कि 30 लाख लोगों के नाम अगर कट गए हैं और उनमें से सारे जेन्युइन नाम है, केवल 30,000 लोग गलत नाम काटे गए हैं, तो उन 30,000 को ऐड कैसे करेंगे? राहुल गांधी ने तो उनको अपने घर में चाय पिला दी, राहुल और उनको योगेंद्र यादव तो उनको सुप्रीम कोर्ट तक लेके चले गए। उसके बावजूद भी क्या हमने अलग अलग टीवी चैनलों पर नहीं देखा, जिस दिन वोट डालने का समय था उस दिन महिलाएं बार बार हर जगह कह रही थी कि हमारा वोट कट गया, क्या हुआ उसका? सवाल वही तो है। अल्टीमेटली बॉल जो है वो ज्ञानेश कुमार के कोर्ट में है और इलेक्शन कमीशन जो चाहता है वो कर रहा है। और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह की उम्मीद थी वैसे अभी तक शायद, क्योंकि मामला चल ही रहा है, अभी तो फैसला हुआ नहीं है, फैसला होगा तब इसका पता लगेगा। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान, इस सुनवाइयों के दौरान बिहार का चुनाव तो बीत गया और अभी तक कोई फैसला बिहार की जो पिटीशंस थी उनका हुआ नहीं है। तो वैसी स्थितियां हैं, अब होगा क्या ये सवाल समझ नहीं आ रहा। बार बार ये कहा जा रहा है, मैं अरुण जी के पास आऊं लास्ट कमेंट के लिए। रविंद्र जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि जन आंदोलन ही एक वाहिद इसका हल है,
लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि वो जन आंदोलन जो है वो पनपेगा कैसे, अगर बिहार के लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यही है, यही हमारी किस्मत है और यही रिजल्ट है, और उन्होंने सब चीज को बुशरा जी, एक्सेप्ट कर लिया, हरियाणा के लोगों ने देखिए, कर लिया, महाराष्ट्र के लोगों ने कर लिया, फिर यही तो ट्रैप है। अब मैं क्या वही तो कह रहा हूं मैं कि सब ने एक्सेप्ट कर लिया, यही बात तो फैलाई जा रही है ना। बार बार जो हम लोग देख रहे हैं, इसी से तो डिस्करेज होगा। जो इस बात का विरोध करने वाला व्यक्ति है, वो कैसे डिस्करेज होगा? वो जब हम लोग उसको, या जब टेलीविजन चैनल्स, अखबार ये फैलाएंगे कि भाई बिहार ने एक्सेप्ट कर लिया, आप लोग तो बड़ा शोर मचा रहे थे, बिहार ने तो एक्सेप्ट कर लिया, हरियाणा ने तो एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट थोड़ी किया है, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं है अपना विरोध जताने का। तो उसकी एब्सेंस में गोदी मीडिया इस बात को थ्रस्टली लोगों के जहन में बिठाने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट कर लिया, ये बात मानना तो बड़ा मुश्किल काम है ना। एक्सेप्ट कर लिया होता तो वो कौन लोग थे जो उनके लाखों की संख्या में उनके रैलियों में आ रहे थे? वो लोग कौन थे? वो लोग कोई ऐसे तो थे नहीं, भाड़े के लोग तो नहीं होंगे मुझे लगता है। तो ये तो देखिए, अब बार बार जिस तरह से हम लोगों ने देखा था किसान आंदोलन में, उनको बार बार खालिस्तानी बताया गया, और लेकिन किसान आंदोलन इतना मजबूत था, उनके पास ऐसा तंत्र था, उन्होंने जितनी भी अफवाहें किसानों के बारे में फैलाई उसको तुरंत खत्म कर दिया। उनके पास अपना नैरेटिव था। लेकिन यहां ओपोजिशन इस मामले में वीक है कि ये बीजेपी के या गोदी मीडिया का जो एजेंडा है, उस एजेंडा को किल नहीं कर पा रहे हैं। और ये मामला जो है पूरा नैरेटिव का है। अगर नैरेटिव बीजेपी सेट करने में कामयाब हो गई तो आप वोट चोरी को भी अपनी किस्मत समझ के बैठ जाएंगे लोग। और अगर कांग्रेस पार्टी या ओपोजिशन इसको मजबूती से पेश कर पाई तो उनके सामने दूध का दूध, पानी का पानी होगा। राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, जितनी साफ साफ सवाल उन्होंने कहे, उसके बाद बताओ क्या सवाल खड़ा रह गया? लेकिन तो भी गोदी मीडिया का नैरेटिव उस पर हावी है। तो ये बात तो मानना बड़ा मुश्किल है ना कि इलेक्शन पाक साफ हो रहे हैं। इलेक्शन पाक साफ नहीं हो रहे तो इससे हम लोग वो कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करें जो कि गोदी मीडिया हमको बताना चाहता है? तो कंक्लूजन तो वही ड्रॉ होगा ना जो कि सही दिखे। तो ये दिख नहीं रहा है, लेकिन ये हमको दिखाया जा रहा है, हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है, और यही उनका पूरा एजेंडा है। तो इस एजेंडे को जब तक किल नहीं किया जाएगा, इस एजेंडे को जब तक एक्सपोज नहीं किया जाएगा, तब तक तो जो बीजेपी चाहेगी या सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो चाहेंगी वही होगा, और ज्ञानेश कुमार वही करने पे आमादा है। उनका समर्थन जो है वो एक बड़ा सेक्शन मीडिया का कर ही रहा है। जी बुशरा जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और यही सब है कि फिर बार बार वही सवाल उठता है। और लास्ट में संक्षेप में अरुण जी, कि फिर आगे आगे क्या? क्योंकि चुनाव दर चुनाव अगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर, जो विपक्ष का इल्जाम है कि उसके साथ मिलकर अगर वो इसी तरीके से चुनाव दर चुनाव इसी तरीके से वो हड़पते रहेंगे, एक के बाद एक वो राज्यों पर सत्ता हासिल करते करते रहेंगे, और लोग उसको एक्सेप्ट कर लें, या फिर उनके पास कोई, जैसे रविंद्र जी ने कहा, कोई जरिया नहीं है, वो कैसे करें, या पॉलिटिकल पार्टीज उनको उस तरह से मोटिवेट नहीं कर पा रही हैं, तो फिर हल क्या है? ये तो सवाल है। वही रैलियां आप कर रहे हैं, आप यात्रा तो निकाली बिहार में, हासिल क्या हुआ उसका? बड़ी तादाद में लोगों ने वोट किया, आपको बहुत बड़ी तादाद में वोट भी मिले आपको, लेकिन जीत तो बीजेपी के पाले में गई, क्योंकि वहां कंसोलिडेट होकर लोगों ने वोट किया। ये सारी चीजें, इसको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं मैं देख रही हूँ, लेकिन धांधली वांधली सब कुछ जो हो रही है, इसके दायरे में भी अगर हम देखें तो अगले चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें क्या उम्मीद लगती है फिर? देखिए बुशरा जी, एक चीज तो बहुत साफ है, जो रविंद्र कह रहे थे, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। अब सिर्फ ज्ञानेश कुमार नहीं, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय भी परोक्ष रूप से पीछे खड़ा है वहीं। अन्यथा बिहार चुनाव का जब ऐलान हुआ था, तब से एसआईआर बिहार में जब ऐलान किया गया एसआईआर का, तब से लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं दिया, एक डायरेक्टिव नहीं दिया। अब आज देखिए, अभी उसकी सुनवाई पूरी नहीं हुई, बिहार में चुनाव हो गए और 12 राज्यों में एसआईआर आगे बढ़ गया। क्या सुप्रीम कोर्ट, जो कई बार छोटी छोटी चीजों पर हर्ट हो जाता है, वो अपने आप ये नहीं उसको दिखाई दे रहा है? देखिए, जो रविंद्र कह रहे हैं, हम और आप वही बात कर रहे हैं। बचा रास्ता क्या? देखिए, बिहार में सबसे पहले क्या क्या हुआ है। बिहार में एसआईआर तो था, वोट काटे, लेकिन पैसा कितना दिया, वहां भी ज्ञानेश कुमार साथ खड़े थे। ऑनगोइंग स्कीम है, ऐसा कभी
मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना, बहुत सारे इलेक्शन देख लिए कि इलेक्शन कमीशन कुछ बोल ही नहीं रहा है। अब एक बहुत मजेदार बात है, कुछ महीने की इमरजेंसी, वो आपातकाल, उसमें जेल में रहने की कीमत वसूल रहे लोग आज देश में उस तरह की इमरजेंसी लाए हैं जिसपे आप ये भी नहीं कह सको कि हमें इसकी कीमत दो। इमरजेंसी में जो जेल गए थे, रविंद्र भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हर महीने सरकारी खजाने से, क्योंकि वो लोकतंत्र सेनानी हैं। और आज इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि विपक्ष प्रदर्शन नहीं कर सकता, विपक्ष के आवाज नहीं उठ सकती, विपक्ष को रैली नहीं करने की अनुमति है, मीडिया पूरा खरीद लिया गया है, जो पैरेलल मीडिया है उसकी रीच कम की जा रही है, उसको रोका जा रहा है झूठे नैरेटिव बनाने के लिए। और तो और रिटायर्ड अफसरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें भी निकाल के लाया जा रहा है। तो जो नए तरह का आपातकाल है, जो नए तरह का आपातकाल है कि जो एक आदमी चाह रहा है, सिर्फ एक आदमी, वो पूरे देश में हो रहा है और सब वही कर रहे हैं। और एक आदमी जो सबूत लिए घूम रहा है, चिल्ला रहा है, सबके सामने सबूत रख रहा है, उसको कोई पप्पू कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भाई अब क्या करे, राहुल गांधी क्या बंदूक लेके उतरे? आप देखिए क्या हो रहा है। अब सोनम वांगचुक को हम लोग भूल गए। सोनम ने वो मुद्दे उठाए थे, यही तो कहा था कि आपने जो कहा है लद्दाख के लोगों से वो कर दीजिए। उठा के एनएसए में जेल में डाल दिया गया। जब तक सोनम शूट कर रहे थे, सोनम बहुत अच्छे थे, सोनम ने भी तारीफ की लद्दाख के लोगों को उनका हक मिलने वाला है। लेकिन सोनम अब चूंकि उन्होंने सवाल उठाया, वो जेल में है। और पूरा विपक्ष अगर एक बार को सही ढंग से रणनीति बना ले और लद्दाख से ही शुरू हो जाए तो तस्वीर बदलेगी बुशरा जी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जगह आपको सबको सारे मतभेद भूल के सामने आना पड़ेगा। अब भले ही आज कोई जयप्रकाश नारायण नहीं है, लेकिन आपको देश की आजादी बचा के रखनी है, देश का लोकतंत्र बचा के रखना है, तो अलग अलग टुकड़ों में पिटने के बजाय देखिए ऐसा कौन सा राज्य है जहां विपक्ष को पीटा नहीं गया है। महाराष्ट्र में ले लीजिए, गुजरात तो खत्म हो गया, राजस्थान ले लीजिए, हर जगह षड्यंत्र दर षड्यंत्र और उसके बाद मनमानी। हमारे देश की जो सबसे बड़ी ताकत थी हमारी सेना, उसके भीतर भी जो लकीरें खींच दी गई वो बहुत खतरनाक है। और लेकिन बोले कौन? भाई सबसे बड़ी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से थी कि जब एसआईआर पे सुनवाई हुई तो वो कुछ फैसला देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, उल्टे 12 राज्यों में नया एसआईआर आ गया। गवई साहब आज उनका आखिरी दिन है कार्यकाल का। राज्यपालों की भूमिका पर यह उम्मीद थी कि कोई ऐसा फैसला आएगा जो नजीर बनेगा, नहीं बना, उसमें भी कोई साफ नहीं आया। अब आप बताइए क्या करें? हम पाकिस्तान नहीं है, हम दक्षिण अफ्रीका नहीं है कि हमारे, और ना ही हम नेपाल और लंका हैं कि जेट खड़ा हो जाएगा और जो हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यह है कि एक व्यक्ति 150 करोड़ लोगों के संसाधनों को समेट के और अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा है, और उसका हम विकल्प, उसे लड़ने का विकल्प। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं और यही चिंताजनक बातें हैं। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं रविंद्र जी, फिर मैं वाइंड अप करूंगा। जी, एक जानकारी ऐड करना चाह रहा हूं। अभी हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा ट्वीट किया है, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। संदेश विधानसभा सीट है एक भोजपुर में, जिला भोजपुर बिहार में। वहां पर हार जीत का फैसला 27 वोट का हुआ है। आरजेडी का कैंडिडेट हार गया, जेडीयू का जीत गया। टोटल वोट जो डिफरेंस है 27 का है, लेकिन 360 बैलेट वोट रिजेक्ट हो गए। 360 बैलेट वोट रिजेक्ट हो गए, ठीक है। एक दूसरा है नबीनगर, उसमें जेडीयू के कैंडिडेट को 112 वोट से जीत हासिल हुई है और यहाँ 132 वोट रिजेक्ट हुए बैलेट वोट। अब ये देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये उन्होंने 3-4 दिन के बाद जर्नलिस्ट है, उन्होंने खोज लिया कहीं से। ये क्या आरजेडी कांग्रेस पार्टी को ये चीजें जनता के सामने पेश नहीं करनी चाहिए क्या? भैया रविंद्र रविंद्र भाई एक बात बताओ, वो जो 1,22,400 वोट 5 मंत्रियों के, वो ये सब तो सब दिख रहा है, कौन किसे बताने जाएगा, वो सब खुला दिख रहा है।
पर वही है ना कि सत्ता के उसमें और आज अगर परकला प्रभाकर जो है, उन्होंने जो ट्वीट किया है और उन्होंने जो पूरी डिटेल्स उसमें लिखी हैं कि कैसे जो जितने वोट डाले गए उसका जो काउंट किए गए, तो हम ये देखें कि इस तरह के सबूत तो तमाम सामने हैं। एक तरफ बेशर्मी है, ढिठाई है, दूसरी तरफ ये तमाम सबूतों का एक अंबार है। और इसको फिर बिल्कुल बेशरम मीडिया अगर ये सामने रख के ये कहे कि देखिए प्रचंड जीत जो है वो बीजेपी को, एनडीए को मिली है, लोगों ने फिर से राहुल गांधी को नकार दिया, ये सब कर दिया। अब आप ये देखिए कि एक एक दो दो सीटें इस तरह से जो जो ये सामने आ रही हैं डिटेल्स, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक वोट से हार और जीत होती है और यहाँ तो एसआईआर करा के भी, यानी कि हर तरीके की चुनावी लूट जो है वो की जा रही है। इलेक्शंस हो रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं और फिर वही तमाम चीजें हो रही हैं। तो फिर आप ये देख ही लें कि ये लोकतंत्र बचा भी है या फिर नहीं, ये फिर सिर्फ एक ढोंग बचा है, ये भी हमारे सामने है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार पे ही अगर वार है तो फिर इसका क्या मतलब बनता है? ये क्या अघोषित, क्या इमरजेंसी की तरफ देश नहीं जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल जरूर है। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं अरुण जी? मैं यही कह रहा हूं कि अब ये इमरजेंसी, इसको नए ढंग से कैसे परिभाषित करें कि भारत आपातकाल के दौर से गुजर रहा है, और वो ऐसा आपातकाल जिसमें सामने से तो लग रहा है कि हम तो वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन ईच एंड एवरी पर्सन हैज लॉस्ट हिज बेसिक राइट। किसी के पास उसका मानव अधिकार सुरक्षित नहीं है। आप देख लीजिए, कहीं भी किसी राज्य में आप वो नहीं कर सकते। अन्यथा आप अब याद रखिएगा, रामलीला मैदान की रैली अगर उसकी परमिशन मिल गई तो लोग नहीं आने दिए जाएंगे, पहले तो परमिशन ही नहीं मिलेगी। ये यहीं से साबित होगा कि देश में कैसे आपातकाल चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, विंटर सेशन और फिर उसके बाद जो रैली है, क्या पार्टियां जो हैं कुछ इस तरीके से कुछ कर पाती हैं कि इस पे किसी तरह की कोई रोक लगे, या फिर आगे क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम सिर्फ एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपको सिर्फ इन्फॉर्म हम कर सकते हैं, और वो हम आपको इन्फॉर्म यहाँ बैठकर हम अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे।